नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कारगिल युद्ध के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी के बाद 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिनमें से कारगिल युद्ध आखिरी था। आज से 21 साल पहले, 22 साल पहले ये लड़ाई हुई थी हिमालय के ऊंचे पर्वतों में, जम्मू कश्मीर में स्थित कारगिल टाउन के आसपास के क्षेत्र में। इस लड़ाई में 3 महीने तक भारत के सैनिकों ने ऑक्यूपाई करे गए टेरिटरीज को फिर से आज़ाद कराकर अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ये लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया पहली बार 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज की लड़ाई को देख रही थी। इससे पहले कभी भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स आमने सामने इस तरह से नहीं आए थे और ना ही इसके बाद आए हैं। तो जानेंगे इस लेक्चर के अंदर हम कारगिल युद्ध की डिटेल्स को, उसके बैकग्राउंड, उसके घटनाक्रम को, और फाइनली एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के दिल में अक्सर रहता है कि जब भारत जीत रहा था तो उसने एलओसी से आगे बढ़कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाकों पर कब्जा क्यों नहीं किया। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपके लिए तैयारी का सबसे बेहतरीन साधन है। इसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी आपकी करवाई जाती है। टेस्ट सीरीज को भी हमने इसमें साथ जोड़ दिया है, चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, और अब तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस कोर्स की प्राइसेस 1 अगस्त से बढ़ने जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पर आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो और 10% डिस्काउंट इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सभी फैसिलिटीज आपको अभी अवेलेबल हैं फॉर 49,680 रुपीज। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस गया है। 26 जुलाई को हर साल भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1999 में भारत की आर्मी ने जो आखिरी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड पोस्ट थी उन्हें जीतकर अपने कंट्रोल में लिया था और युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो 2021 में इस युद्ध की 22nd एनिवर्सरी थी। अब कारगिल की लोकेशन सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कारगिल टाउन स्थित है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, उस वक्त जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। कारगिल की इंपॉर्टेंस ये है कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो हाईवे है वो बिल्कुल कारगिल से होकर निकलता है और कारगिल शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल पास होती है। अब ये वाला जो हाईवे है ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ने का उस वक्त एकमात्र कड़ी थी। दूसरा हाईवे भी आता है मनाली से, लेकिन वो सर्दियों में ज्यादातर महीने साल के ब्लॉक्ड रहता था। अब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन बात हम कर रहे हैं 1990s की। उस समय लद्दाख क्षेत्र को जोड़ने के लिए बाकी के भारत के हिस्सों से ये वाला हाईवे काफी इंपॉर्टेंट था। और ये जो हाईवे है इसमें पूरे साल ब्लॉक नहीं रहता है, कुछ महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए ये ब्लॉक रहता है, बाकी इसको आर्मी हमेशा ओपन रखती थी। तो बेसिकली लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर और यहाँ पर एलएसी वाले जितने भी एरियाज हैं उनको सप्लाई करने के लिए ये वाला हाईवे भारत के लिए बहुत क्रूशियल है। और इसमें कारगिल टाउन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल हाईवे के नॉर्दर्न मोस्ट एरियाज में ये स्थित है कारगिल। और पहले भी 1947 में भी पाकिस्तान की आर्मी ने यहां पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। जो 47-48 वाला वॉर हुआ था उस समय भी यहां पर मेन थ्रस्ट था पाकिस्तानी आर्मी का। तो कारगिल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए इसके आसपास के क्षेत्रों में घुसपैठ करी गई। और यह युद्ध इसलिए कारगिल युद्ध कहा जाता है क्योंकि इतना लंबा बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, लेकिन जो युद्ध है वो केवल इस कारगिल और द्रास सेक्टर तक लिमिटेड था। ज्यादातर जो लड़ाई हुई थी वो केवल इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी, बाकी एलओसी पर या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर लड़ाई नहीं होती है। कारगिल और उसके पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों में सर्दी के महीनों में जब बर्फ जम जाती है तो यहां पर जो ऊंचाइयों पे पोस्ट होती हैं जहां पर हमारे सैनिक बाकी पूरे साल रहते हैं वो नीचे आ जाते हैं क्योंकि इतने बर्फ वाले हालात में यहां पर सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये एक मानी हुई परंपरा थी कि भारत भी अपनी फॉरवर्ड पोस्ट को खाली करके थोड़ा सा नीचे आ जाता है और दूसरी ओर पाकिस्तान भी एलओसी के दूसरी तरफ अपनी पोस्ट को खाली करके नीचे चला जाता था। कारगिल युद्ध में भारत की सेना के द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, इसी कारगिल युद्ध में भारत की एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका ऑफिशियल नाम मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको आंसर इसका लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अभी कमेंट करके उस ऑपरेशन का नाम बताएं। यह युद्ध 2 महीनों तक चलता है। मई में इसकी शुरुआत होती है और जुलाई में यह खत्म हो जाता है। 26 जुलाई को आखिरी पोजीशंस या पोस्ट जो पाकिस्तान के कब्जे में थी वो भारत जीत लेता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये दुनिया में पहली ओपन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी आमने सामने की लड़ाई ऐसे 2 देशों के बीच में जिनके दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार थे। अब इस युद्ध के बैकग्राउंड को हमें थोड़ा सा समझना होगा।
1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी टेंशन थी, क्योंकि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल था। जितने भी आतंकवादी थे उन्हें स्पॉन्सरशिप दी जा रही थी पाकिस्तान स्टेट के द्वारा। आईएसआई और अन्य मिलिट्री एजेंसीज उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग, हथियार, पैसा सब कुछ मुहैया करवा रहे थे और उन्हें कश्मीर में भेज रहे थे, जहां पर हालात अस्थिर करने के लिए। 1998 में दोनों ही देशों ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी। अब दुनिया को पता था कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स हैं। भारत तो पहले से था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अब किया था। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बढ़े तनाव को कम करने के लिए दोनों देश की सरकारों ने बातचीत का रास्ता अपनाया। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से लाहौर गए, पाकिस्तान गए और वहां पर एक मीटिंग करी नवाज शरीफ, जो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ, और लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया जाता है। इसमें दोनों देश ये वादा करते हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करेंगे। लेकिन उस समय पाकिस्तान की आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ कुछ और ही प्लान कर रहे थे। मुशर्रफ 98 में पाकिस्तानी आर्मी चीफ बने थे और इन्होंने पाकिस्तान की सरकार को बिना बताए अपने स्तर पर कारगिल वाले क्षेत्र में कश्मीर पर हमला करने का एक डिटेल्ड प्लान बनाया। ऐसा कहा जाता है कि उस प्लान के बारे में पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री को भी जानकारी नहीं थी, केवल 4 या 5 टॉप ऑफिशियल्स थे जिनको इसके बारे में जानकारी थी। और मुशर्रफ 98 के अंत में दिसंबर के बाद से ही इस प्लान को अमल में लाने के लिए इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो जिस वक्त परवेज मुशर्रफ अटल बिहारी वाजपेयी को गले मिल रहे थे यहाँ लाहौर में, उसी वक्त पाकिस्तान की आर्मी के सैनिक कारगिल के पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा जमाने में बिजी थे। मुशर्रफ का प्लान बड़ा सिंपल सा था। सर्दियों में भारत की आर्मी जिन चौकियों को खाली कर देती है बर्फबारी के कारण, उन पर कब्जा जमा लो। बेसिकली ये जो टेरेन है आप देख रहे हो, कारगिल, द्रास, इसके आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाले जो ये पहाड़ हैं, इनके टॉप्स पर जो ये हमारे पोजीशंस हैं, इनको सर्दियों में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर जवानों का रहना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि टेम्परेचर -40 तक पहुंच जाता है। ऐसे में इन चौकियों को खाली करके हमारे जवान थोड़े से नीचे उतर जाते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा भी यही किया जाता था। इधर जो इनकी पोजीशंस हैं उनसे भी नीचे उतर जाते थे। अब मैं जो ये मैप पर पोजीशन मार्क कर रहा हूँ, ये एक्जैक्टली एलओसी नहीं है, बस एक रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो रफली एलओसी यहीं से होकर जाती है। ये कारगिल है, ये द्रास है। तो इन ऊंची चोटियों से जब सैनिक दोनों नीचे आ जाते हैं सर्दियों में, तो इन खाली चौकियों में पाकिस्तान ने अपने आर्मी के जवानों को भेज दिया डिस्गाइज्ड एज मुजाहिदीन। अब इन खाली चौकियों को कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने जिन लोगों को भेजा था वो दिखने में मुजाहिदीन जैसे थे। ना तो वो आर्मी की ड्रेस पहनते थे, ना उनके पास ऑफिशियल आर्मी के हथियार थे शुरुआत में। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुजाहिदीन है या आतंकवादी हैं जिन्होंने इन चोटियों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया गया था कि सलवार कमीज और इस तरह के जो लोकल कपड़े हैं वैसे पहनकर आपको जाना है, ताकि कोई देख भी ले तो ऐसा लगे कि लोकल्स यहां पर हमला करके एरिया को कब्जा करना चाह रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सब हो रहा था फरवरी और मार्च के महीने में, जब बर्फ पिघलती नहीं है। फरवरी मार्च में काफी बर्फ होती है। मई के महीने में जब बर्फ थोड़ी बहुत पिघलनी स्टार्ट होती है, उस समय गांव के जो लोकल पशुपालक हैं, अपनी भेड़ों को लेकर जो जाते हैं, चरवाहे हैं, उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी इंडियन आर्मी को कि जो खाली चौकियां हैं जिन पर कोई नहीं होना चाहिए कायदे से, उसमें लोग हैं और उनको कब्जे कर लिया गया है। तो मई के पहले हफ्ते में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर को यह सूचना दी जाती है कि एलओसी से लगभग 20 किलोमीटर तक आगे बढ़कर घुसपैठ हो चुकी है और जो ऊंची चौकियां हैं पहाड़ों के टॉप्स पर, उन पर मुजाहिदीन का कब्जा है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स थी उनमें यही कहा गया था। हालांकि 2 हफ्ते बाद जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई थी उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि सारे मुजाहिदीन नहीं है, एटलीस्ट 30% पाकिस्तानी आर्मी के सदस्य हैं। लेकिन अब ये जो 130 चौकियां इन्होंने कब्जे करी थी, ये सारी कारगिल के आसपास थी, ठीक है। ये कारगिल है, ये द्रास, ये काक्सर, मुश्को, इन सभी के क्षेत्र में जो ये कब्जा किया गया था, इससे नेशनल हाईवे 1 सीधा लाइन ऑफ साइट में आ गया था। तो ये इन चौकियों से बैठे बैठे एनएच के ऊपर बमबारी कर सकते थे, जिससे ये पूरा श्रीनगर लेह हाईवे कट ऑफ हो सकता था। पाकिस्तानी आर्मी के इस ऑपरेशन का, सीक्रेट ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप, प्रधानमंत्री तक को नहीं पता था कि ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि ये बात उन्होंने कभी पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करी है, लेकिन परवेज मुशर्रफ इस बात को कई बार इंटरव्यूज में मान चुके हैं। ऑपरेशन बद्र से पाकिस्तानी आर्मी हासिल क्या करना चाहती थी? परवेज मुशर्रफ का एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान था, जिसमें उनका टारगेट ये था कि कश्मीर और लद्दाख के लिंक को कट ऑफ करके सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाया जा सकता है। क्योंकि अगर भारत यहां से कट ऑफ हो जाता है कारगिल से, तो लद्दाख को मेंटेन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे और धीरे धीरे पूरे लद्दाख पर हमारा कंट्रोल होगा और अल्टीमेटली उससे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर हमला किया जा सकता है। और इनका ये सोचना था कि अगर लद्दाख इनके हाथ में आ भी गया
तो जब भी बातचीत के लिए टेबल पर बैठेंगे तो इनके हाथ में एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग चिप होगी, जिससे ये कश्मीर का फैसला अपने हक में करवा पाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि परवेज मुशर्रफ बांग्लादेश को अलग करवाने का बदला लेना चाहते थे इंडिया से, इसीलिए ये पूरा प्लान डेवलप करवाया गया था। तो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा घुसपैठ करी गई इन पर्टिकुलर एरियाज में मुश्को वैली, द्रास, कारगिल, बतालिक, चौरबतला और तुर्तुक, तो ये सभी जो स्थान है ये आप इस मैप पर देख सकते हैं। ये डॉटेड लाइन जो है ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे 1971 में भारत और पाकिस्तान ने एग्री किया था। ऑन पेपर इस पर साइन किए गए थे कि ये एलओसी रहेगी, उसको डिमार्केट किया गया था, लेकिन उससे आगे बढ़कर इन टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया गया। इस क्षेत्र में घुसपैठ करके और इन सभी चौकियों पर कब्जा जमाने के बावजूद पाकिस्तान की सरकार ऑफिशियली ये स्वीकार नहीं कर रही थी कि हमने ऐसा किया है। इंडियन गवर्नमेंट बार बार इनसे जवाब मांग रही थी, कोई जवाब नहीं आ रहा था। सेकेंड वीक ऑफ मई में एक ऐसी घटना होती है जिसने पाकिस्तान के झूठ को बिल्कुल ओपन में ला दिया। भारतीय आर्मी के कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम जो इन फॉरवर्ड एरियाज में कारगिल के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो जब अपनी चौकियों के आसपास जाते हैं तब वहां पर देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स वहां पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सोल्जर्स थे। तो कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोलिंग टीम को एम्बुश करके कैप्चर कर लिया गया, युद्धबंदी बना लिया गया और इनको टॉर्चर किया जाता है। इनकी टीम को बहुत हफ्तों तक टॉर्चर किया गया और जब इनका शव वापस दिया अल्टीमेटली पाकिस्तानी आर्मी ने, तब वो पूरी तरह से शत विक्षत था। लेकिन जब ये पेट्रोलिंग पार्टी एम्बुश कर ली जाती है, क्योंकि ये तो भारत के क्षेत्र में पेट्रोल कर रहे थे, अपने एरियाज में पेट्रोल कर रहे थे, तब ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान ने यहां पर इन्फिल्ट्रेशन किया है, घुसपैठ करी है और अब पाकिस्तान झूठ भी नहीं बोल पा रहा था। तो इंडिया ने ऑफिशियली ऑपरेशन विजय शुरू किया मई के तीसरे हफ्ते में। कारगिल और उसके आसपास का पूरा इलाका पहाड़ी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर, तो बड़े आर्मी मूवमेंट पॉसिबल नहीं थे। आमतौर पर जब लड़ाइयाँ होती है, बड़े युद्ध होते हैं, तो डिवीजन या कोर लेवल के मूवमेंट्स या ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। कोर का मतलब होता है कि लगभग 50,000 सैनिक होते हैं एक कोर में, तो 50,000 या ऐसे मतलब बड़े स्तर पर आर्मी के ऑपरेशंस चलते हैं। लेकिन इन पहाड़ों के कारण यहाँ पर कोर या डिवीजन लेवल पर नहीं बल्कि ब्रिगेड और बटालियन लेवल पर फाइटिंग हुई थी। एक बटालियन में लगभग 1,000 सैनिक होते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस थे वो छोटे स्तर पर चलाए जा रहे थे बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी। युद्ध से पहले जो ये वाला सेक्टर है द्रास और कारगिल वाला, इसमें 300 किलोमीटर के एलओसी बॉर्डर पर केवल 2,500 सैनिक हमारे तैनात थे। लेकिन जैसे ही ये ऑपरेशन विजय शुरू होता है तो यहाँ पर आर्मी के 2 डिविजन्स को मूव किया गया, कुछ और पैरामिलिट्री के फोर्सेस भी लाए गए। कुल मिलाकर कारगिल द्रास सेक्टर में भारत के 30,000 सैनिक यहाँ पर अब तैनात थे। भारतीय वायुसेना भी हरकत में आती है और ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया ग्राउंड आर्मीज को हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, एयरफोर्स के सामने बहुत समस्या आ रही थी। प्रॉब्लम मेनली ये है कि देखो, एक तो ये बहुत ही हाइट वाला रीजन है, तो ऑलरेडी जो लोग जिन पर टारगेट करना है वो 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हैं। तो इतनी हाइट पर प्लेन्स वैसे भी ऑपरेट बहुत मुश्किल से करते हैं क्योंकि हवा बहुत ही पतली हो जाती है, द एयर इज वेरी थिन। दूसरा, जो भारत के प्लेन्स और उनकी मिसाइल्स है वो इतने एक्यूरेट उस समय नहीं थे। उसके पीछे कई कारण है। एक तो पहाड़ों में एक्यूरेसी वैसे भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि देखो मान लो ये पहाड़ है और इसके टॉप पर यहाँ पर कोई पोजीशन है जिसको आपको हिट करना है। अगर आपका बम 50 फीट भी इधर गिरा तो इसका चोटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। यहां पर अगर 10-20 फीट भी अगर वो नीचे गिरता है तो ऊपर पे बैठे लोग पूरी तरह से सेफ रहते हैं। जमीन पर ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो ग्राउंड पर यहां पर कोई बिल्डिंग है, अगर इसके 10 फीट पास भी अगर बम गिर गया तो इस बिल्डिंग को डैमेज होगा। लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में अगर यहां पर बंकर है इस जगह और बम अगर यहां गिरा तो उनको पता भी, मतलब कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक समस्या थी इंडियन एयरफोर्स के सामने। और इंडियन एयरफोर्स क्या है, दुनिया में कहीं पर भी पहाड़ों में लड़ाई होती है वहां पर एयरफोर्स के सामने ये समस्या रहती है। भारत ने अपनी नेवी को भी मोबिलाइज किया और नेवल ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन तलवार। नेवी का टारगेट ये था कि कराची के पोर्ट को कट ऑफ कर दिया जाए, कराची को ब्लॉकेड कर दिया जाए, जिससे पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई कट ऑफ हो जाए। भारत की नेवी ने, दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लीट्स ने उत्तरी अरब सागर में एग्रेसिव पेट्रोलिंग शुरू करी और पाकिस्तान का जो पूरा व्यापार है वो इससे खतरे में आ सकता था। भारत की स्ट्रैटेजी के कारण पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई पूरी तरह से खतरे में आ गई थी और नवाज शरीफ ने युद्ध के बाद में एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था कि अगर फुल स्केल लड़ाई हो जाती, यानी कि मान लो कि पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे हमारी लड़ाई छिड़ जाती, तो पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन का फ्यूल बचा था। उसके बाद उनके पास फ्यूल खत्म हो जाता अगर फुल स्केल लड़ाई छिड़ जाती। तो लड़ाई के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान बहुत ही फेवरेबल पोजीशन पर था। इन ऊंचाइयों से लगातार हाईवे पर बमबारी करी जा रही थी और भारत को बहुत नुकसान हुआ था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये जो NH-1 है इस पर लगातार बम गिर रहे थे। भारत के जो आर्मी के कॉन्वॉयज हैं, सप्लाई ट्रक्स हैं, उनको नुकसान हो रहा था और एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया था कि अगर ये हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया तो लद्दाख कट ऑफ हो जाएगा। फिर एक ही रास्ता बचता है कि हवाई रास्ते से सप्लाई किया जाए। लेकिन आप जानते ही हैं
कि हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज़ को एक तो बहुत महंगा है और कम सामान ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये रूट को ओपन रखना भारत के लिए बहुत ही क्रिटिकल था। पाकिस्तानी घुसपैठिए हाईवे पर कंटिन्यूसली ग्रेनेड लॉन्चर, मोर्टार, आर्टिलरी से फायर कर रहे थे और जिस तरह के हथियारों से फायर हो रहा था उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये कोई मुजाहिदीन या आतंकवादी या फिर लोकल मिलिशियाज नहीं है, ये पक्का पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग हैं। भारत इन चौकियों पर डायरेक्टली हमला भी नहीं कर सकता था क्योंकि चौकियों के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, पहाड़ के नीचे वाला एरिया है, उसमें माइंस बिछा दी गई थी। भारत के आर्मी और एयरफोर्स के सामने बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो एयरफोर्स के सामने थी वो ये कि पाकिस्तानी बंकर्स को टारगेट करना काफ़ी मुश्किल था। एक तो पहाड़ की ऊंचाई पर वो होते हैं, काफ़ी कैमोफ्लाज थे, तो लिमिटेड साइटिंग उनकी हो सकती थी। दूसरा, जो गाइडेड मिसाइल्स थी भारत के पास वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी और जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ों में अगर 10 या 20 फीट भी आपका बम इधर उधर गिरता है तो उसका इंपैक्ट बिल्कुल कम हो जाएगा, इंपैक्ट होगा ही नहीं कई केसेस में तो। और तीसरा, भारत के आर्मी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि एलओसी को क्रॉस नहीं करने के साफ निर्देश पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा आ चुके थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था आर्मी को कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत के सैनिक या भारत की एयरफोर्स भी एलओसी को क्रॉस नहीं करेगी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों थी, इस मैप के माध्यम से समझो। देखो, पाकिस्तान ने इस एरिया पर अपना कंट्रोल जमा रखा था, लेकिन भारत की आर्मी भी पाकिस्तान के एरिया पर चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी। कई जगहों पर भारत भी मजबूत था, जैसे एलओसी पर, वहां पर हम भी आगे बढ़कर वो एरिया कैप्चर कर सकते थे। इससे क्या होता है, दुश्मन पर दबाव बनता है। तो ये काम करने से सरकार ने मना कर दिया। दूसरा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में पीछे जो बेस थे जिनसे सप्लाई हो रही थी इन क्षेत्रों तक, इन पर भी हमारे एयरफोर्स के हवाई जहाज जाकर बम नहीं गिरा सकते थे क्योंकि एयरफोर्स को भी मना कर दिया गया कि आप एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने क्यों लिया, इसको मैं बताऊंगा आपको आने वाले कुछ मिनट्स में। अभी एक बार हम इजराइल के रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब इतनी सारी टेक्निकल दिक्कतें भारत के सामने आ रही थी, ऐसे में इजराइल ने हमारी काफ़ी मदद करी। तो इजराइल जो उस समय भारत का इतना अच्छा दोस्त नहीं हुआ करता था, इनफैक्ट हमारे इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे, तो भी इजराइल ने हमारी मदद करी। हमें तुरंत बेहतर क्वालिटी का मोर्टार एम्यूनिशन सप्लाई किया और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के फाइटर जेट्स के लिए नई लेजर गाइडेड मिसाइल्स हमें मुहैया करवाई। इनसे एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों की टारगेट करने की एक्यूरेसी बढ़ गई, प्रिसीशन स्ट्राइक्स करी गई मिराज 2000 हवाई जहाज़ के द्वारा, और इससे पाकिस्तानी बंकर्स को बहुत नुकसान होता है और धीरे धीरे ये जो लड़ाई है ये भारत के फेवर में आती है। इजराइल ने हमें ड्रोन्स भी सप्लाई किए जिनसे रिकॉनेसेंस करी जा सकती है, यानी कि दुश्मन के मूवमेंट्स की, गतिविधियों की फोटोग्राफ्स खींची जा सकती है। आज तो ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन हो चुकी है, लगभग हर देश के पास ड्रोन्स हैं। उस समय ऐसा नहीं था। तो भारत का जो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हुआ करता था, मतलब पहले हवाई जहाज में कैमरा लगाकर फोटो खींचते थे, तो वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिरा दिया था। ऐसे में इजराइल ने अपने हेरॉन और सर्चर यूएवीज यानी कि ड्रोन्स हमें सप्लाई किए और इससे भारत बहुत ही बेहतर सर्वेलेंस कर पाया दुश्मन के इलाकों की। यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ गई, भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी कि आप हमें जीपीएस टेक्नोलॉजी दे दो ताकि हम एक्चुअल लोकेशंस को सैटेलाइट के माध्यम से पता कर सके कहाँ कहाँ पर बंकर है नहीं। तो तब जीपीएस टेक्नोलॉजी जो दूसरे देशों के पास अवेलेबल थी ओपन में, वो एक्यूरेट नहीं होती थी, मतलब उसमें 20-30 मीटर का वेरिएशन आ जाता था, वो मिलिट्री के लिए बहुत वेरिएशन है। तो यूएस ने मना कर दिया कि हम आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट यानी कि जिसमें 1 मीटर तक की एक्यूरेसी होती है वो वाली जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वो केवल हमारे पास रहेगी। इस घटना से सबक लेकर भारत ने बाद में अपना खुद का जीपीएस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, और वो कौन सा टेक्नोलॉजी है, उसका नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और ये भी बताना कि कितने सैटेलाइट हैं उस भारत के जीपीएस को चलाने के लिए, कितने सैटेलाइट अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई हम केवल इजराइल के टेक्निकल मदद के कारण नहीं जीते, डेफिनेटली उससे मदद मिली, लेकिन जो भारत के सैनिकों की वीरता है वो इस युद्ध में सामने आई। पूरे युद्ध में एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पर भारत के जवान 1 इंच भी पीछे हटे हों। मतलब कितना भी हमने नुकसान झेला, कितने ही जवान हमारे मारे गए, लेकिन फिर भी भारत 1 इंच जमीन पर पीछे नहीं हटा और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे भारत ने एक के बाद एक इन पहाड़ की चोटियों पर बने बंकर्स पर अपना कब्जा जमाया। जो बड़ी बड़ी जीत थी, जैसे टाइगर हिल काफ़ी फेमस है, टाइगर हिल पर कब्जा जमाया गया। टाइगर हिल कारगिल के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पर हमने बहुत मुश्किल से जीत हासिल करी थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था, लड़ाई इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि जब गोलियां खत्म हो गई तो भारत पाकिस्तान के सैनिक हाथों से लड़े थे और तब जाके टाइगर हिल हमारे हाथ में आया। तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स द्रास के पास में है, वो हमने जीता। ये भी श्रीनगर लेह पर, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चोटियां थी जिन पर भारत ने कंट्रोल जमाया। और याद रखना कि मिलिट्री टैक्टिक्स में जिसके पास भी ऊंचाई वाला स्थान कंट्रोल में होता है वो हमेशा फायदे में रहता है। हाइट इज ऑफ द
कि किसी भी एरिया को डोमिनेट करना है, यानी कि आप ऊंचाई पर बैठकर कहीं पर भी टारगेट कर सकते हो, उसके लिए हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे ही तोलोलिंग जैसी चोटियां हमारे कब्जे में आती हैं तो धीरे धीरे इस लड़ाई का रुख पूरा बदल जाता है और भारत अब धीरे धीरे जो छोटी चोटियां हैं उनको भी अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद भारत ने यहाँ बतालिक और तुर्तुक सब सेक्टर जो सियाचिन के काफ़ी निकट है वहाँ पर भी जो बंकर्स हैं पहाड़ों पर उनको कंट्रोल में लिया। जैसे जैसे ये हिल टॉप्स भारत के पास आते रहे वैसे वैसे NH-1 सिक्योर हो गया और अब भारत का लक्ष्य था कि इन घुसपैठियों को LOC के पीछे खदेड़ देना। इस स्थिति तक आते आते पाकिस्तान ओपनली इन फाइटर्स को सपोर्ट कर रहा था। तो जिन्हें पाकिस्तान अभी तक मुजाहिदीन कहता आ रहा था वो एक्चुअली में पाकिस्तानी सैनिक थे, क्योंकि जब इन पहाड़ियों पर भारत की आर्मी पहुंची तो इनके कई लोगों के कपड़ों में पाकिस्तानी आर्मी के ID कार्ड्स तक पाए गए थे। और ये बात बिल्कुल तब साबित हो गई जब तोलोलिंग पर भारत ने हमला किया था। तो तोलोलिंग पर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने बमबारी करी, यानी कि उन मुजाहिदीन की हेल्प करने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स बुलाई गई। खैर 4 जुलाई को तोलोलिंग भारत के कंट्रोल में आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है क्योंकि इसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मिलने के लिए बुलाया था और जब इन दोनों की मीटिंग चल रही थी तभी ये न्यूज़ आई कि तोलोलिंग पर भारत का कब्जा हो चुका है। और फिर जब टाइगर हिल जैसी पहाड़ियों पर भी हमारा कब्जा हो गया और इस तरह के फोटोग्राफ्स इमेजेस बाहर आते हैं, बहुत ही हीरोइक कहानियां हैं इन सभी पहाड़ियों पर जीत हासिल करने की। मतलब मैं सबकी डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं इन सारी घटनाओं पर, तो उनको आप देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से मुश्किल हालातों में सैनिक इन पहाड़ों के ऊपर चढ़कर पाकिस्तान के बंकरों को इन्होंने तहस नहस किया था। इस युद्ध की एक और खास बात यह रही कि भारत ने अपनी कंट्रोवर्शियल आर्टिलरी गन बोफोर्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो बोफोर्स को लेकर लोगों के मन में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। बोफोर्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर होता है और इसके कारण भारत को बहुत मदद मिली थी, क्योंकि ये छोटी आर्टिलरी गन होती है, लाइट आर्टिलरी है, तो इसको आसानी से पहाड़ों में एक से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है और तुरंत फायर किया जा सकता है। अब मैं आता हूं उस सवाल पर जो आप में से लगभग सभी लोगों के दिल में आता होगा कि जब भारत सक्सेसफुल हुआ था इस युद्ध में तो क्यों ना हम LOC को क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ही आज़ाद करवा लेते। ऐसा हम नहीं कर सकते थे क्योंकि पहली बात, लाइन ऑफ कंट्रोल को भारत और पाकिस्तान दोनों ने ऑफिशियली साइन करा था। शिमला एग्रीमेंट के तहत इस बॉर्डर को डिमार्केट किया गया था, मैप पर अच्छे से मार्क किया गया था। तो भारत अपने ऑफिशियल समझौते को तोड़ना नहीं चाहता था, वरना हम में और पाकिस्तान में फर्क क्या है। तो भारत ने अपने एंड पर LOC को माना ऑफिशियली, और इसका एक फायदा ये हुआ, सबसे बड़ा फायदा जिसके कारण युद्ध जल्दी भी समाप्त हो गया, वो ये कि पूरी दुनिया में भारत को लोग फेवरेबली देख रहे थे, क्योंकि भारत का क्लेम लेजिटिमेट था। हमारा क्लेम बिल्कुल सही था इस बिना पर कि हमारी जो LOC के इधर वाली टेरिटरी है उस पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा किया है, ना कि वाइसे वर्सा। अगर भारत LOC क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता तो फिर क्या होता, ये एक केसस बेलाई के रूप में देखा जा सकता था। केसस बेलाई मतलब युद्ध का कारण। तो अगर भारत भी LOC को क्रॉस कर लेता तो फिर पाकिस्तान के पास भी ये रीजन होता और पाकिस्तान दुनिया में सब जगह चिल्ला चिल्ला कर ये बोलता कि देखो भारत हमारी टेरिटरी में घुस गया। भारत ने जब ये डिसाइड किया, पॉलिटिकल लीडरशिप ने जब ये डिसाइड किया कि LOC क्रॉस नहीं करी जाएगी, उससे क्या होता है कि अमेरिका भारत को फेवरेबली देखता है और USA ने पाकिस्तान को बुलाकर यह दबाव बनाया कि इस युद्ध को आप समाप्त करो, क्योंकि आपने युद्ध शुरू किया है, यू आर दी एग्रेसर, आपने LOC क्रॉस करी है और इसीलिए यह युद्ध समाप्त भी आप ही करोगे। तो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका से मदद मांगने गए तो उल्टा उनको डांट पड़ गई वहां पर बिल क्लिंटन से। बिल क्लिंटन ने बोला कि तुमने ही तो युद्ध शुरू किया है तो तुम ही खत्म करो, तुम अपनी सेनाओं को वापस पीछे बुलाओ। और अमेरिका इस युद्ध में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहा था, क्योंकि CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसने अपनी सरकार को यह जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय किया जा रहा है, उनको मूव किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये युद्ध अगर लंबा चले तो पाकिस्तान लंबे युद्ध से बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो तुरंत बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ के साथ बैठकर यह डिसाइड किया कि इस युद्ध को खत्म करना होगा और इसके लिए नवाज शरीफ को ही ये कहा कि आप LOC के पीछे बुलाओ अपनी सारी फौजों को। तो 4 जुलाई का वो दिन जिस दिन तोलोलिंग भारत ने जीता था, उसी दिन वॉशिंगटन अकॉर्ड साइन किया जाता है। पाकिस्तान ने ये माना कि हमारे जो सैनिक हैं LOC के आगे हैं उनको हम वापस बुलाएंगे, लेकिन जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है पाकिस्तान की, जिसमें सारे आतंकवादी संगठन शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार की इस फैसले को नकार दिया। उन्होंने कहा जो हमारे 2-4 मुजाहिदीन वहां पर लड़ भी रहे हैं आर्मी के साथ, उनको हम पीछे नहीं बुलाने वाले, वो तो वहीं पर रहकर लड़ेंगे। देखो 2-4 जेन्युइन मुजाहिदीन भी थे यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाद में ये बात सिद्ध हो गई थी कि मैक्सिमम जो ट्रूप्स थे वो सारे पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे। और इससे बड़ा और क्या इसका सबूत हो सकता है कि पाकिस्तान ने कई सालों तक अपने शहीदों का नाम तक पब्लिश नहीं किया था। यानी इतने सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, उनका नाम तक ऑफिशियली कहीं पर ना तो मेंशन किया गया, ना उन्हें कोई मिलिट्री अवार्ड्स दिए गए, क्योंकि जब झूठ का पर्दा डाला ही है तो फिर उसको लंबे समय तक बनाए रखना भी जरूरी होता है।
कई साल बाद जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमारे सैनिक भी यहाँ पर मारे गए थे और उनको जो मिलिट्री ऑनर्स होते हैं वो सब दिए गए। खैर 4 जुलाई के इस वॉशिंगटन अकॉर्ड के बाद भी लड़ाई समाप्त नहीं होती है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो कह दिया कि हम हमारे सैनिकों को पीछे बुला रहे हैं, लेकिन 26 जुलाई तक छुटपुट लड़ाई चलती रहती है। कई सारे बंकर्स जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो 26 जुलाई तक सब भारत के कंट्रोल में आ जाते हैं और 26 जुलाई को फाइनली भारत अपने ऑपरेशन समाप्त कर देता है और ऑपरेशन विजय को एक सफलता के साथ समाप्त किया जाता है। आज अगर आप कभी कारगिल या द्रास जाएं, घूमने लद्दाख जाएं, तो यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है उसे ज़रूर विजिट करें। बहुत ही शानदार वॉर मेमोरियल है। ये कारगिल का एक फोटोग्राफ है। ये वो हमारे सैनिक हैं जो इस युद्ध में मारे गए। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मार्टर शब्द गलत होता है, ना तो इसको आर्मी यूज़ करती है ना सरकार यूज़ करती है। मार्टर वो होते हैं जो धर्म के युद्ध में मारे जाते हैं। तो जो क्रिश्चियन क्रूसेड्स और या फिर जो मतलब आज से 1000-1500 साल पहले धार्मिक युद्धों में जो लोग मारे जाते थे उनको मार्टर कहा जाता था अर्ली क्रिश्चियन हिस्ट्री में। तो ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये लोग धर्म के लिए लड़ाई लड़कर नहीं मरे हैं, ये हमारे देश के लिए मर मिटे हैं, ऐसे लोग हैं। तो इनको किल्ड इन एक्शन ही कहा जाता है। कई लोग मुझे कमेंट में ये कहते हैं कि आप शहीद नहीं बोलते, गलत है, मारे गए ऐसे बोलते हो। तो वो टेक्निकली करेक्ट शब्द मैं बोलता हूँ। शहीद और मार्टर जो है ये दोनों ही क्रिश्चियन और इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़े हुए शब्द हैं। तो इनका इस्तेमाल ना हमारी सरकार करती है ना हमारी आर्मी करती है। आप जाके खुद इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर देखिए, कहीं पर भी आपको मार्टर शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन कायदे से हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप लोग ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस डिफरेंस को समझें, तभी आप एक ऑफिसर बनने के लायक बनेंगे। ये हमारे वो सैनिक हैं, उनकी लिस्ट है जिनको वैसे तो 527 हमारे सैनिक थे जो इस युद्ध में मारे गए, पर जिनको मेजर अवार्ड्स दिए गए जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये उनके नाम हैं। तो योगेंद्र सिंह यादव, मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, अभी रिसेंटली विक्रम बत्रा की लाइफ पर एक फिल्म भी बनी है शेरशाह, वो भी आने वाली है कुछ दिनों में। तो ये थी पूरी कहानी कारगिल युद्ध की और इसी के साथ ये लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो याद रखो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जो कम्प्लीटली फ्री हैं। कोई भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है, जस्ट यूज़ द कोड महिपाल और वो क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी अगर आपको करनी है तो प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शंस भी हैं, यानी पेड कोर्सेज भी हैं। आइकॉनिक में आपको एक बेहतर बेनिफिट ये मिलेगा कि पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी एक मेंटर के द्वारा जो आपको डे टू डे हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के प्राइसेस आप यहाँ देख सकते हैं। इन सभी में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके इन्हें अवेल करते हैं। ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है वो कॉम्बो कोर्स यानी कि ऑप्शनल और GS दोनों के कंबाइंड कोर्स पर है और उसमें आपको प्राइस का बहुत बेनिफिट मिलेगा। 1 ईयर कोर्स केवल 49,680 रुपीज़ का है। और याद रखना ये प्राइस आपको तभी मिलेगी जब आप ये कोड यूज़ करते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एक रेगुलर बैच ज्वाइन कर लीजिए, 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपका टारगेट है उस अनुसार। फिनिक्स रिवीजन बैच भी है। सब्सक्रिप्शन का एक बेनिफिट ये भी है कि आप मेरा मिडिवल हिस्ट्री का जो कोर्स है जिसमें मैं लाइव मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ 6 दिन के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। 19 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ और बेनिफिट्स भी अभी चल रहे हैं CSE अश्योर के तहत। दे आर जस्ट रनिंग टिल 28 अगस्त। आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ओवरऑल एक्सटेंडेड वैलिडिटी है। मेंस 2022 या 23 तक की 1 ईयर और 2 ईयर प्लान्स पर फ्री टेस्ट सीरीज है। साथ ही साथ EMI ऑप्शन को भी आप अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो और हमारी टीम आपकी मदद करेगी। EMI पर एक बहुत ही छोटा अमाउंट आपको हर महीने देकर अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। प्रिंटेड किताबों का, GS की किताबों का सेट आपको फ्री में मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए और ये सारे कोर्सेज जो मैं अभी आपको बता रहा था ये आप फ्री में जीत सकते हो अगर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक लेकर आते हैं। कॉम्बैट के अलावा 3 रेगुलर टेस्ट सीरीज हमारी चलती हैं। डेली आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इन टेस्ट सीरीज के अंदर अपना स्कोर देखो, इससे आपका प्रीलिम्स का स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और कहीं पर भी आपसे अनलॉक कोड मांगा जाता है, जस्ट यूज दिस कोड, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, कॉम्बैट हो, सभी जगह ये लागू है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।